हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियन टाइमलेस में। आज मैं आपके लिए एक और नया फैन फिक्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है अगली कर्स प्रिंस एंड सर्वेंट बॉय। यह एक वांगशियन एफएफ है जिसमें टॉप लान वांगजी है और वेइंग बॉटम। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आएगी। तो अब मैं सीधा स्टोरी लाइन पे आती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं सुबह का समय है। सुनहरी नगरी यानी कि लान क्लान, बादलों से ढकी पहाड़ियां हैं, हवा में चमेली की खुशबू फैली हुई है। राजमहल का आंगन जहाँ सुंदरता की मिसाल माने जाने वाले राजकुमार यानी कि लानवांग जी आईने के सामने खड़े हैं। लानवांग जी आईने में देखते हुए कहता है, क्या कोई और ऐसा हो जो मुझसे ज्यादा सुंदर हो? ये चेहरा, ये आंखें, ये चमक शायद एंजल बीज से जेलस करे। तभी लानवांग जी का भाई आता है और कहता है, वांग जी, शौक से देख लो इसे तुम, लेकिन याद रखो सुंदरता हर समय नहीं रहता, एक न एक दिन यह ढल जाता है। तभी लानवांग जी हंसते हुए कहता है, गगा, मेरे जैसे लोग कभी बदसूरत नहीं होते। मैं सौंदर्य का जीता जागता चमत्कार हूँ। इतने में हम देखते हैं किंग और क्वीन आंगन में एंट्री करते हैं। तभी लान ये कहती है, लानवांग जी, आज हमारे क्लान में एक मॉन्क आए हुए हैं। वह बहुत वृद्ध हैं और देखने में थोड़े से अजीब है, लेकिन मैंने सुना है वो बहुत ही ज्ञानी मॉन्क है, तो तुम उनसे आशीर्वाद ले लो। लानवांग जी कहता है, क्या मांग? मैं एक बदसूरत दिखने वाले मॉन्क से कैसे आशीर्वाद ले सकता हूँ? यह तो मेरे फेस के लिए एक अभिशाप जैसा प्रतीत होगा। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं क्लान के गेट पर मॉन्क वहीं ध्यान में बैठा हुआ है। सभी आते जाते क्लान के लोग उसे प्रणाम कर रहे हैं। लानवांग जी भी वहीं आता है। उसने क्लान के सुंदर राजसी वस्त्र पहने हुए हैं। तभी लानवांग जी एक स्माइल करता हुआ उस मॉन्क से कहता है, हे संत, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन आपको देखकर लगता है कि शायद यमराज छुट्टी पर है और उनका असिस्टेंट नगर में घूम रहा है आपके रूप में। यह सुनकर सभी लोग हंसते हैं। तभी वह मॉन्क आंखें खोलता है जिसमें क्रोध यानी कि गुस्से और आग की चमक दिखाई दे रही है। तभी मॉन्क धीरे सवा तभी मॉन्क धीरे आवाज में कहता है, हे राजकुमार, तेरी सुंदरता पर अभिमान है ना तुझे? तो देखना, तेरी ये सुंदरता मैं भस्म कर दूंगा। मैं तुझे वही बनाऊंगा जिससे तू हमेशा भागते आया है, एक बदसूरत और विकृत आत्मा। तभी लानवांग जी हंसते हुए कहता है, क्यों, आप क्या कर लोगे बाबा? आपको क्या अभिशाप देना आता है? तभी वह मॉन्क कहता है, हाँ, और मैं तुम्हें दे भी चुका हूं। तेरे सौंदर्य का घमंड अब तुझे अकेला खा जाएगा। तेरा चेहरा अब भय होगा, जिसमें डर होगा। तेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई तुझसे सच्चा प्रेम करेगा और अपना जीवन तेरे लिए सेक्रीफाइस करेगा। लेकिन याद रहे, उस व्यक्ति के अलावा यदि कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे तुम्हारे परिवार के क्यों ना हो, कोई भी तुम्हारी नजदीक भी आने की कोशिश करे, तो ये कर्ज उन्हें भी प्रभावित कर सकता है। इतना कहते ही संत अदृश्य हो जाता है, यानी कि वह वहां से
हवा में कहीं खो जाता है। यह सुनते ही लानवांग जी के चेहरे पे एक अजीब सा दर्द उठता है और वह जमीन पे गिर जाता है। अब लानवांग जी को अपने फेस पे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इतना महसूस होते ही लानवांग जी भागा भागा अपने कमरे में जाता है और फिर वह शीशे में देखने लगता है। उसके चेहरे में उभार आने लगते हैं और पहले फफोले यानी कि ब्लिस्टर टाइप, उसके बाद वहाँ पे इंजरी टाइप की हो जाती है और फिर उसका चेहरा एक अलग ही फेस बन जाता है। लानवांग जी कांपते हुए शीशे में अपने चेहरे को देखता है और कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा चेहरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। और फिर वह शीशा तोड़ देता है। टुकड़ों में बिखरते हुए खुद को देखता है। हर एक टुकड़े में एक नया डर और एक नई चीख निकलती है। लानवांग जी की अब सांसें टूटती है और कहता है, मैंने तो बस हंसी उड़ाई थी, इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी तन्हाई, क्यों क्यों, प्लीज नहीं। अब हम देखते हैं लानवांग जी के अगलीनेस के कारण सारे मंत्री, सारे सेनापति, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता और भाई भी अब उससे दूर होने लगे हैं। उसे वहाँ का अगली कर्स प्रिंस कहा जाने लगा है। सभी लोग उससे दूरियां बनाए के रखते हैं। लानवांग जी दर्द से अपनी माँ की ओर देखता है और कहता है, माँ, आपने कहा था कि मैं आपका चांद हूँ। अब जब चांद में ये दाग लगा है तो क्या आप मुझसे दूर रहेंगी? लानवांग जी की माँ कुछ नहीं कहती, बस आंखों में थोड़ी आंसू लिए वह अपने कमरे में चली जाती है। वहीं लानवांग जी के पिता यानी कि लैन किरण बहुत ही स्ट्रिक्ट होके कहते हैं, लानवांग जी, अब तुम राज्य के योग्य नहीं हो। तुम्हारा चेहरा शापित हो गया है। तुम्हारा राज्याभिषेक करना अपशगुन हो सकता है। अब से तुम महल के उत्तर कक्ष में ही रहोगे, अकेले। तुम्हें टाइम टाइम पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम वहां से कभी बाहर नहीं आओगे। तुम्हारी जगह लैन चेचैन अब क्राउन प्रिंस है। इतना कह के लानवांग जी के सामने दरवाजा बंद हो जाता है और उसके मन के भीतर की सभी दुनिया भी। अब हम देखते हैं लानवांग जी एक ही कमरे में हैं, बिना शीशे के। उसने अपने कमरे के सभी शीशों को तोड़ दिया है क्योंकि वह अपना डरावना फेस नहीं देखना चाहता। और लानवांग जी के कमरे में एक टूटी फूटी सी खिड़की है। बाकी सभी खिड़कियों को भी बंद कर दिया गया है ताकि वह गलती से भी किसी और को दिख ना जाए। सिर्फ एक दीपक है और दीवार पर उसकी परछाई। और लानवांग जी को अपनी परछाई भी अगली लग रही है। तभी लानवांग जी कहता है, मुझसे मेरा चेहरा छीन लिया, मेरे लोग छीन गए, अब बस मेरी आत्मा बची है। क्या अब ये भी धीरे धीरे मुझसे छीन जाएगी? फिर वो बांसुरी उठाता है, परंतु बांसुरी भी अब धुन नहीं निकाल रही। ऐसा लगता है अब शायद लानवांग जी का दिल भी गूंगा हो चुका है। ऐसे ही अकेलेपन में लानवांग जी का लगभग 3 साल निकल जाता है। लानवांग जी अब भी खुद से ही बातें करता है, कागजों पर अजीब शब्द लिखता है, जिसे दिमाग टूटने लगा हो उसका। लानवांग जी दीवार से बातें करते हुए कहता है, क्या मेरा अगलीनेस मेरी आत्मा तक उतर गई है? क्या अब मुझे कोई नहीं दिखेगा? सब मुझसे डरते हैं? या फिर कोई आएगा जो मुझे नहीं, मेरी आत्मा को देखेगा? इतना कह के वह दीवार पर लिखता है, क्या कोई मुझसे बिना देखे प्रेम कर सकता है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उसे भी नहीं पता। अब हम देखते हैं ऐसे ही 5 वर्ष बीत चुके हैं। आज शायद लानवांग जी का जन्मदिन है।
सब उसे भूल चुके हैं, उसकी माँ, उसका भाई और उसका फादर। महल में कोई भी दीप नहीं जलाया गया है सिवाय उसके कमरे में। एक टूटी हुई सी टेबल पे एक दिया जला हुआ है और एक पत्र है जो शायद लानवांग जी ने खुद को ही लिखा है। लानवांग जी आंखों में आंसू लेकर खुद से कहता है, डियर लानवांग जी, शायद आज भी कोई तुम्हें याद ना करे, पर तुम आज भी जिंदा हो। शायद तुम सुंदर ना रहे, पर तुम्हारा दिल अब भी रो सकता है जब तक तुम्हारे आंसू बह सकते हैं। उम्मीद बाकी है। फिर वह मोमबत्ती बुझा जाता है और कहता है, मैं एक ऐसे प्रेम का इंतज़ार करूँगा जो मेरा चेहरा नहीं, मेरी तन्हाई को अपनाएगा, जो मेरे शराब को छू कर भी ना डरेगा। शायद कोई तो आएगा जो मेरे नाम से नहीं, मेरी आत्मा पुकारेगा। हम देखते हैं ऐसे ही 9 वर्ष बीत चुके हैं। लानवांग जी ने अब किसी से बोलना भी छोड़ दिया है और उसके पेरेंट्स ने अब उसे एक अलग से महल में रहने को दिया है। यह मेन जो महल है उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। लानवांग जी को हर काम खुद ही करना पड़ता है। लानवांग जी बस दिन रात बैठा रहता है और पुरानी दीवारों पर उंगलियों से चित्र बनाता रहता है, खुद को बिना चेहरे के। उसी रात वह अंधेरे में हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, जैसे मानो भगवान से प्रार्थना कर रहा हो। लानवांग जी कुछ बुदबुदाता है और कहता है, हे भगवान, अब सुंदरता मत लौटाना, बस कोई भेज दो जो मेरी अगलीनेस को भी एक्सेप्ट कर ले, जो मेरी खामोशियों को सुन सके और जो मेरे रातों की चीख को गले लगा सके। ऐसे ही करते लानवांग जी के दिन अकेलेपन में बीतते जाते हैं। साल बीतता जाता है, लेकिन लानवांग जी के लिए कोई नहीं लौटता, ना उसकी फैमिली, ना कोई शख्स जो कि लानवांग जी के कर्ज को तोड़ सके। देखते देखते 100 साल बीत जाते हैं। अब तो लानवांग जी को अपने पेरेंट्स के और अपने भाई का भी चेहरा याद नहीं है। उसे पता नहीं कि वो अब कहाँ पे है या फिर वो लोग कहाँ रहते हैं। वो अब खुद में ही गुम हो चुका है। लगता है मानो उसे अब किसी के आने की भी उम्मीद नहीं है, परंतु फिर भी दिल के एक कोने में हल्की सी उम्मीद की किरण लानवांग जी ना चाहते हुए भी रखता है। शायद कोई आए और उसे इस कर्ज से मुक्ति दिलाए। लानवांग जी की उम्र बस ठहर सी गई है। ना वो बूढ़ा होता है और ना ही जवान। मीन्स उसे जिस वक्त कर्ज लगा था उसकी उम्र वहीं पे रुक सी गई है, साथ ही उसकी जिंदगी भी। उसे पता नहीं कब उसकी जिंदगी दोबारा नॉर्मली चलेगी बाकी लोगों की तरह। ऐसे ही वह हर शाम, हर दिन, हर पल किसी इंसान का वेट करता रहता है। तभी हम देखते हैं यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर शायद कोई महल का सीन है। वहाँ पे सुबह हो रही है, सूरज की किरण महल की दीवारों पर चमक रही है, पर रसोई का कोना अभी भी अंधेरे और धुएं से भरा है। एक छोटा लड़का जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, हल्के से चप्पल घसीटता हुआ राख के पास बैठा हुआ है। वो है वीइंग, यानी कि हमारा सेकंड मेन लीड। तभी हम देखते हैं एक सर्वेंट गुस्से से आती है और कहती है, वीइंग, वो बर्तन तुमने अभी तक साफ नहीं किए, जल्दी करो वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। यह सुनते ही विंग डर जाता है और फिर झुककर कहता है, जी जी जी,
अभी करता हूँ। और इतना कह के वह बर्तन साफ करने दौड़ता है। उसकी आंखें भर आई है। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं एक दिन विंग घर में यानी कि महल में सफाई कर रहा होता है। तभी गलती से एक फूलदान टूट गया, जो कि शायद जियांगचेन यानी कि वहाँ के प्रिंस का फेवरेट फ्लावर वेस था। जैसे ही मैडम यू को पता चला, मैडम यू ने सभी सर्वेंट्स को बुलाया और सभी सर्वेंट्स ने विंग का नाम बता दिया। अब हम देखते हैं विंग जमीन पर झुका हुआ है, मैडम यू उसके सामने है। मैडम यू की आंखों में नफरत विंग के लिए हम अच्छे से देख पाते हैं। मैडम यू गुस्से में कहती है, तू सिर्फ एक कर्ज है। तुझे तो हमने तरस खाकर यहाँ पे नौकर बना के रखा था, लेकिन मुझे लगता है तू तो हमारे महल में नौकर बनने के भी लायक नहीं है। हमें तो शर्म आती है उस टाइम के लिए जब हमने तुम्हें गलियों से उठाकर हमारे महल में लाया। पता नहीं किस गंदे खून का औलाद है तू। इतना कहकर मैडम यू विंग को डांटती है। विंग धीरे से कांपते हुए कहता है, मैंने मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा मैडम, मैं तो सिर्फ साफ करने की कोशिश की थी। इतना सुनते ही मैडम यू कहती है, चुप हो जाओ, अभी इसे 10 कोड़ों की सजा दो और याद रहे कि तुम नौकर हो। हमने तुम्हें बचपन से यहाँ पे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ के राजकुमार हो, समझे। इतना कह के मैडम यू वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि विंग को 10 करोड़ों की सजा मिल चुकी है और विंग अपने छोटे से कमरे में पीठ के बल लेटा हुआ है। उसका पूरा पीठ छिल चुका है और वहां से खून की बूंदें टपक रही है। उसके चेहरे में दुख और दर्द दोनों साफ देखे जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं रात को जब विंग सो रहा होता है तो वो कुछ सोचता है और फिर खुद से ही कहता है, माँ, क्या मैं सच में बोझ हूँ? क्या मुझे इस दुनिया में कोई रहने का हक नहीं है? आप लोग भी मुझे छोटे में ही छोड़ के चले गए। कहाँ हो आप लोग? क्या मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे एक प्यार करने वाला भी नहीं मिल सकता? इतना कह के उसकी आंखों से आंसू की बूंदें नीचे गिरती है। हम देखते हैं पूरे महल में यदि कोई विंग की परवाह करता है तो वह है जियांग यानली। जैसे कि वह उसकी खुद की शीजी है। वो कभी उसके लिए चुपके से रोटियां लाती है और फिर कभी उसके लिए उसके इंजरीज में लगाने के लिए मलहम या ऑइंटमेंट। तभी हम देखते हैं रात को लगभग 1 बजे जियांग यानली धीरे धीरे चुपके से विंग के रूम का दरवाज़ा खोलती है और फिर अंदर आती है। तो वो देखती है कि विंग पेट के बल लेटा हुआ है। फिर वह धीरे से विंग के पास आती है, उसके बालों को सहलाती है और जैसे ही विंग महसूस करता है कि यानली उसके बालों से खेल रही है तो ऊपर देखता है और एक दर्द भरी स्माइल करता है। तब यानली कहती है, विंग, तुम कब समझोगे कि तुम किसी से कम नहीं हो? विंग मुस्कुराता है और कहता है, शीजिए, क्या आप मुझे बचा लोगे जब पूरा ज़माना मुझे भूल जाएगा? तभी जियांग यानली कहती है, नहीं, मैं नहीं, पर एक दिन कोई ज़रूर आएगा जो तुम्हें टूटने नहीं देगा आशियान। और फिर जियांग यानली विंग के घाव में एक मरहम लगाती है, जिसके लगने मात्र से विंग को काफ़ी आराम पहुंचता है।
तभी जियांग यानली विंग से कहती है, आशियान, तुम यहाँ से कहीं दूर कहीं क्यों नहीं चले जाते, ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें कोई मार ना पड़े और तुम्हें इतने डर में ना रहना पड़े। हाँ आशियान। तब विंग कहता है, जी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे जब से होश आया है तब से मुझे पता है कि मैं यहीं रहता हूँ, आपके क्लान में, आपका सर्वेंट बन गए, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। जियांग यानली विंग को प्यार से फॉरहेड पे किस करती है और कहती है, ठीक है तुम आराम करो, मुझे उम्मीद है एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम्हें बहुत प्यार करने वाला इंसान मिलेगा, अब सो जाओ। इतना कहकर जियांग यानली अपने रूम चली जाती है। विंग भी दोबारा सो जाता है। तभी हम देखते हैं आज इस महल में कोई फंक्शन है, लगता है जियांग चैन का बर्थडे है। तभी विंग को जियांग फेमियान एक नया कपड़ा ला के देते हैं। विंग उसे पहनकर रेडी हो रहा है। तभी मैडम यू वहाँ आके कहती है, विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कपड़े को पहनने की, ये मेरे पति ने दी हुई है, तुम इसे पहन नहीं सकते और ना ही तुम हमारे मेहमानों के सामने आ सकते हो। तो जियांग महल का बस एक नौकर है, नौकर, अपनी औकात कभी मत भूलना। इतना कह के वो विंग का जो नया कपड़ा है वो फाड़ देती है और फिर उसे ज़मीन पर फेंक के उस पर पैर मारते हुए कहती है, एक दिन तुम्हें मैं इस महल से बहुत दूर भेज दूंगी, इतना दूर कि तुम चाह के भी यहाँ वापस नहीं आ पाओगे। यह कह के वह वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं विंग की आंखों में पूरे आंसू भरे हुए हैं और फिर वह धीरे से खुद से ही कहता है, मेरी जगह शायद यही है ज़मीन पर। इतना कह के वह रोने लगता है। एक दिन हम देखते हैं कि जियांग फेमियान शायद किसी दूसरे क्लान में गए हुए हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैडम यू आदेश देती है कि विंग को यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक कर्स्ड महल है, वहाँ पे भेज दिया जाए। तभी सैनिक विंग को बांधकर मैडम यू के सामने लाते हैं। तब मैडम यू कहती है, गंदे नौकर को उसी शापित महल में फेंको जहाँ कोई जाता है तो वहाँ से वापस नहीं लौट पाता, इसके लिए वही जगह सही है। तो ये हमारी ज़िंदगी में है, हमारी ज़िंदगी में इसने पूरी तरीके से मनुष्यत फैला दी है, इसकी जगह वही है। यह सुनकर विंग चौंकते हुए कहता है, पर क्यों, क्यों मैंने क्या किया मैडम। मैडम यू कहती है, तेरा होना ही अपराध है, जा, तू अब वहीं के लिए बना है। इतना कह के वह अपने सैनिकों को आदेश दे देती है। हम देखते हैं एक छोटी सी गाड़ी में विंग को बांधकर दूर भेजा जा रहा है। आसमान में तूफान था और विंग की आंखों में आंसू, पर होठों पर एक अजीब सी हंसी थी, मानो वो खुद को ही चिढ़ा रहा हो। विंग खुद से कहता है, शायद ये सज़ा नहीं है, यह एक रास्ता है किसी एक ऐसी दुनिया का जहाँ मुझे कोई नौकर नहीं कैसे कहेगा, जहाँ कोई मेरी आत्मा को देखेगा, ना कि मेरे सोशल बैकग्राउंड को। या फिर हो सकता है ये मेरा अंत हो,
या फिर हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो। इतना कहकर विंग अपने आप को रेडी करने लगता है नए जगह जाने के लिए। हम देखते हैं लगभग 2 दिन के बाद वह तांगा काली रात में एक जगह पे रुकती है। चारों ओर फॉग ही फॉग है। ऐसा लगता है मानो पेड़ों की ब्रांचेस भी कांप रही हो। और सामने खड़ा है एक वीरान जंग लगा और समय से टूटा फूटा राजमहल या फिर कैद खाना। तभी तांगे वाला डरते हुए कहता है, विंग अब आगे जाना तुम्हारा काम है, मैं बस इतना ही जा सकता हूँ। इतना कह के वह विंग को उठाता है। विंग धीरे धीरे आंखें खोलता है। फिर वह अपने चारों ओर देखता है और फिर वह धीरे से तांगे से उतरता है और कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप भी आराम से जाना। इतना कह के वही धीरे धीरे आगे चलने लगता है। गाड़ी वाला अब यानी कि तांगे वाला अपना तांगा स्टार्ट करता है और फिर वापस जाने लगता है। विंग धीरे धीरे चल के महल के दरवाजे के सामने पहुंचता है। तब हम देखते हैं दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगता है। विंग धीरे धीरे अंदर जा रहा है। हर दीवार टूटी हुई है पर बहुत ही मिस्टीरियस है। हर परछाई जैसे किसी कहानी को चुपचाप कह रही हो। तभी विंग धीरे से कहता है, इतना खामोश है, ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई है ही नहीं, या फिर सब लोग मुझे ही घूर रहे हैं। फर्श पर विंग के कदमों की आहट आने लगी है। तभी अचानक विंग को सामने एक परछाई या एक झलक दिखाई देती है, जिसने शायद पूरे सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाल काफ़ी लंबे हैं परंतु उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा। उसने शायद अपना फेस कवर करके रखा हुआ है या फिर वह उसे दिखाना ही नहीं चाहता। तभी सामने वाला इंसान यानी कि हमारा मेन लीड लानवांग जी गंभीर और कोल्ड वॉइस में कहता है, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनते ही विंग शिवरिंग करने लगता है और फिर कहता है, माफ़ कीजिए मैं विंग हूँ, आपका मेहमान या फिर अनचाहा मेहमान। लानवांग जी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है लेकिन उसने अभी भी अपना चेहरा छुपाया हुआ है। लानवांग जी कहता है, मेहमान, यह महल किसी का नहीं है, यहाँ सिर्फ शाप है और मैं उसका प्रतीक। यह सुनकर विंग धीरे से स्लो वॉइस में कहता है, फिर तो हम दोनों ही एक जैसे हैं। आपका शाप यानी कि कर्ज बाहर है और मेरे दिल के भीतर। यह सुनकर लानवांग जी रुकता है। वो शब्दों से नहीं पर पहली बार किसी की आवाज़ से वह हिला है। इतने सालों में पहली बार उसने किसी की इतनी काम वॉइस सुनी है, शायद जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वह विंग को कुछ कहे बिना उसे इशारे से एक कमरे की ओर बता देता है और फिर खुद वहाँ से चला जाता है। विंग अब धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ता है जहाँ पे लानवांग जी ने हाथ का इशारा करके बताया था। पीछे लानवांग जी एक टूटे हुए शीशे में खुद को देखता है। वो चेहरा जिसे देखकर हर कोई डर जाता था।
जिस पर हजारों तरह के दाग हैं, जिसे कोई नहीं देखना चाहता और जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनना चाहता। परंतु आज कोई आया है उसके महल में, उसका मेहमान, या फिर इतना सोच के लानवांग जी शीशे के सामने से हट जाता है। लानवांग जी की आंखें खुली है, उसकी आंख पूरी लाल है। फिर वह खुद से ही कहता है, क्यों नहीं डरा वो मुझसे, क्यों नहीं चिल्लाया, क्यों उस मासूम आवाज में मेरे लिए कोई डर नहीं था, क्यों? तभी लानवांग जी एक छड़ी से उस शीशे को तोड़ देता है। तभी एक शीशे का टुकड़ा लानवांग जी के बाजुओं से टकराता है, परंतु उसमें से खून नहीं निकलता, निकलते हैं तो आंसू। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं, विंग देखता है कि यह रूम काफ़ी बड़ा है और उस कमरे में एक मखमली बिस्तर है। विंग कुछ ना सोचता हुआ सीधे उस बिस्तर में जाता है और फिर सो जाता है। अब हम देखते हैं, सुबह हो चुकी है। विंग ने टूटे हुए बाग में से कुछ सूखे फूल चुन लिए हैं और पुराने बर्तन भी सजा दिए हैं। विंग अपने कमरे में बैठा हुआ है और फिर तभी लानवांग जी विंग के दरवाजे पे आता है। तो विंग लानवांग जी से कहता है, ये फूल शायद मुरझा गए हैं, पर इनका दिल अब भी खुशबू देना चाहता है, बिल्कुल आपकी तरह। इसीलिए मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। लानवांग जी दरवाजे से ही कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा चेहरा श्रापित है, कोई मुझे नहीं देख सकता। अगर देख ले तो वह मुझे छोड़ के चला जाता है। तभी विंग धीरे से कहता है, चेहरा नहीं, आत्मा श्रापित होती है और आपकी आत्मा तो बहुत सुंदर है। यह सुनकर लानवांग जी अपने कमरे की ओर चला जाता है और फिर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर वह दरवाजे पर टेक लगाए सोचने लगता है, क्यों क्यों ये लड़का मुझे जाना पहचाना लगता है। इसके होने से मुझे ऐसा लगता है मानो मुझे जीने की एक नई उम्मीद मिल गई हो। इतना कह के लानवांग जी अपने बिस्तर में आके बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेन एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हारा लोगों में से पूरा विश्वास उठ चुका है, लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास जीत कर ही रहूंगा। इतना कह के वेन उसी मुरझाए हुए फूल को पानी वाले फ्लावर वेस में डालने लगता है। देखते हैं, रात को महल में आंधी चल रही है। विंग आराम से सो रहा है, पर लानवांग जी अपनी दीवारों से लिपट कर चीख रहा है। लानवांग जी चिल्लाकर कहता है, क्यों क्यों आए हो विंग तुम यहाँ? क्यों छूते हो हर उस जगह को जहाँ पर कोई भी सदियों से आया नहीं है? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तुम भी एक दिन सबकी तरह मुझे छोड़ के चले जाओगे। इससे अच्छा है तुम अभी चले जाओ, क्योंकि मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अब तुम्हारा जाना यहाँ से। और ऐसे करते हुए लानवांग जी रोने लगता है, लेकिन लानवांग जी का रोना विंग नहीं सुन पाता, क्योंकि वह बहुत ही गहरी नींद में होता है। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं कि विंग को इस महल में रहते रहते लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन विंग ने अभी तक लानवांग जी का चेहरा एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि लानवांग जी हमेशा
अपना फेस कवर करके रखता है ताकि विंग भी उसका फेस देखकर कहीं डर कर ना भाग जाए। तभी हम देखते हैं एक रात का समय है, बारिश हो रही है, महल में दीप जल रहा है। विंग ने पुराने चित्रों को देखकर लान वांगजी की पहचान कर ली है। तभी विंग हॉल एरिया में आता है जहाँ पे लान वांगजी ऑलरेडी बैठा हुआ है। तब विंग सीधा लान वांगजी के पास बैठता है और कहता है, आप ही वो राजकुमार हो ना जो सुंदरता के लिए एक समय में पूजे जाते थे। कितना क्रूर है ना ये संसार, जिसने आपको आपके चेहरे के लिए जज किया। ये सुनकर लान वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वह कहता है, और तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? विंग धीरे से कहता है, क्योंकि मैंने आपको शब्दों से प्रेम किया है, आपके अकेलेपन से, आपके उस दिल से जो अभी भी किसी के प्रेम की उम्मीद रखता है। लान वांगजी रो पड़ता है। पहली बार किसी ने उसे ऐसे बात करी है। लान वांगजी की आंखों में आंसू है, परंतु वह खुशी के आंसू है। लान वांगजी विंग से कुछ नहीं कहता और फिर वह अपने रूम चला जाता है। इसी तरीके से और भी दिन बीतते हैं लान वांगजी और विंग को एक साथ महल में रहते हुए। तभी हम देखते हैं रात का समय है। महल के उस कोने में जहाँ कभी राजा की सभा लगती थी, वहाँ अब जले हुए दिए, टूटी हुई दीवारें और दो आत्माएं हैं, एक शापित और एक अपनाया हुआ। विंग दिए के पास बैठा हुआ है और वह शायद कुछ सूप बना रहा है। तभी विंग लान वांगजी से कहता है, क्या आप इसे चखना चाहोगे और आप मुझे बताओगे कि कैसा है? लान वांगजी उसे टेस्ट करता है और कुछ नहीं कहता, वो बस खाने लगता है। विंग अपने लिए भी सूप डालता है और फिर वह भी उसे खाता है। दोनों का सूप हो जाने के बाद लान वांगजी अपने कमरे में चला जाता है। ये सीन यही कट होता है। हम देखते हैं लान वांगजी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ है। तभी विंग वहां आता है और लान वांगजी से कहता है, मैं 1 महीने से आपके यहाँ पे महल में रहता हूँ और मैंने आपसे बातें करने की कोशिश की है, लेकिन आप हमेशा मुझसे दूर भागते हैं और आज तक मैंने आपका फेस नहीं देखा है। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको डर लगता है कि मैं भी बाकियों की तरह आपको छोड़ के चला जाऊंगा? इतना सुनते ही लान वांगजी कहता है, तुम बहुत बातें करते हो। ये सुनते ही विंग हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं चुप रहा तो सब चुप हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों ही तो है इस महल में। अगर मैं भी आपसे बातें नहीं करूंगा तो कौन बातें करेगा? फिर वह चुप हो जाता है और कहता है, वैसे भी मुझे सन्नाटा पसंद नहीं है, मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे मेरे नाम से बुलाएं। फिर विंग लान वांगजी की तरफ देखता है जिसने कि अपना फेस कवर किया हुआ है। फिर लान वांगजी धीरे से कहता है, तुम जानते हो ना, तुम इस महल से कभी वापस नहीं जा सकते हो। अगर तुम ज़्यादा दिन यहाँ रहोगे तो शायद तुम भी शापित हो सकते हो। विंग धीरे से कहता है, अगर शाप में आपका साथ है तो वो मेरे लिए वरदान से कम नहीं है। मुझे लौटना नहीं है वांगजी, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता जहाँ से आया था। लान वांगजी चौंक कर विंग को देखता है और कहता है, तुमने तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा? विंग धड़कते हुए दिल के साथ मुस्कुराता है, हाँ, मुझे पता है
तुम्हारा नाम लानवांग जी है, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में। और फिर उन दोनों के सामने एक गहरी चुप्पी छा जाती है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लानवांग जी चुपचाप से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और विंग भी अपने कमरे में चला जाता है। हम देखते हैं अगली सुबह हो चुकी है। विंग गार्डन एरिया में बैठा हुआ है और शायद अपना बांसुरी लेकर बजाने की कोशिश करता है। शायद एक धुन जो शायद कभी उसने रात के अंधेरे में लानवांग जी के कमरे से सुनी थी। लानवांग जी गार्डन की तरफ ही आ रहा होता है तो वह उसी धुन को सुनता है। यह धुन सुनते ही लानवांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है और फिर वह विंग के पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है, विंग, इस धुन को मैंने सालों से नहीं सुना था। यह कह के लानवांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विंग कहता है, लांजा, मैं जानता हूँ तुम्हारा महल, तुम्हारी दीवारें, ये सब अकेली हैं तुम्हारी तरह, पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा वैसे ही जीवन जिया करो जैसे तुम पहले जिया करते थे। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो वांग जी? यह कह के विंग लानवांग जी को प्यार से छूता है और धीरे से उसका फेस का कपड़ा हटाता है। लानवांग जी डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन विंग प्यार से उसके फेस पे टच करता है और कहता है, वांग जी, मैंने तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है, ना कि तुम्हारे फेस से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अगली दिखते हो, मैं बस तुम्हारा बनना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ऐसा कह के विंग धीरे से लानवांग जी के चीक्स पे किस करता है। ये देख के लानवांग जी की आंखों से आंसू गिरते हैं और फिर वह विंग को जोर से गले से लगाता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। तभी आसमान से काले बादल गरजते हैं। वसंत फिर से प्रकट होता है। अब उसके चेहरे पर फिर से वही वैसी ही चमक है जो काफी सालों पहले थी। तभी वो मांग बहुत ही सीरियस होकर कहता है, तुमने उसे पहचान लिया वीन? क्या तुम अब तैयार हो? यदि तुम चाहते हो कि लानवांग जी कर्ज फ्री हो तो इसके लिए तुम्हें अपना सेक्रीफाइस करना होगा। इतना सुनते ही लानवांग जी चिल्लाकर कहता है, नहीं नहीं नहीं, उसे मत छीनो मुझसे। मैं शापित रह लूंगा, पर पर उसे मेरे जीवन से मत छीनो। तभी सन कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें शाप नहीं है, प्रेम चाहिए था। लानवांग जी, अब तुम्हें प्रेम मिल चुका है तो तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी होगी। ऐसा ही मेरा शर्त था, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर विंग धीरे से मूंग की ओर दिखता है और फिर लानवांग जी की आंखों में, और वह कहता है, अगर मेरा जीवन लानवांग जी को कर्ज फ्री कर सकता है तो मैं तैयार हूँ। तभी लानवांग जी ब्रोकन वॉइस में कहता है, नहीं विंग, नहीं विंग, तुम मुझसे मेरी रोशनी छीन सकते हो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं बिना कर्ज फ्री होके रह सकता हूँ, लेकिन मैं अब तुमसे अलग नहीं रह सकता। विंग मुस्कुराकर आंखों में आंसू बहाते हुए कहता है, वांग जी, मैं अब तुम्हारी परछाई बन गया हूँ। मैं मिट भी गया तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे संगीत बनकर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल में। तभी हम देखते हैं लानवांग जी को उस मोंक ने अपनी शक्ति से एक जगह पे बांध दिया है। तभी विंग संत के सामने खड़ा हो जाता है
महल अब कांपने लगा है, तेज हवाएं चल रही है, दिए अब बुझने लगे हैं। तभी विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग धीरे से कहता है, हे भगवान, मैं इस लाइफ में बस इतना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जो इतने सालों से कर्ज में था अब मुक्त हो जाए और मेरा अस्तित्व ही उसकी मुक्ति का यानी उसके कर्ज का तोड़ बने। मैं अपना बलिदान देता हूँ, अपना सेक्रीफाइस करता हूँ। इतना कहते ही एक तेज रोशनी होती है और वह सीधा विंग पर गिरती है। विंग जमीन पर गिरता है, शांत है, स्थिर है, मगर चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट है। लानवांग जी जैसे तैसे उस कर्ज को तोड़ते हुए पागलों की तरफ भागे आता है और कहता है, विंग नहीं, उठो, नहीं उठो, मैं तुम्हें नहीं जान दूंगा। तुमने कहा था कि तुम रहोगे, पर तुम तो। इतना कहता ही लानवांग जी रोने लगता है। तुरंत अपनी लाठी जमीन पर पटकता है। तभी एक वहां पे चमकदार रोशनी आती है। लानवांग जी का चेहरा बदलने लगता है। वो फिर से वही सुंदर तेजस्वी राजकुमार बन जाता है। अब श्राप टूटता है और महल महल जीवित हो उठता है। तभी वो monk कहता है, अब तुम मुक्त हो राजकुमार, क्योंकि अब तुमने जाना है सुंदरता आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से होती है। इतना कहते ही संत अदृश्य हो जाता है और लानवांग जी विंग के शरीर को गोद में उठाकर रोने लगता है। हम देखते हैं लानवांग जी ने विंग की बॉडी को महल के ही पास में एक गड्ढे में दफना दिया है और साथ ही उसने वहां पे एक सुंदर सा गार्डन बनाया है विंग की याद में। महल अब पुनः जगमगा उठा है, दीवारें चमक रही है, फव्वारे बह रहे हैं यानी कि फाउंटेन्स बह रहे हैं, फूलों की खुशबू हर कोने में घुली हुई है, मगर बीच में बैठा है एक प्रिंस, शांत, सुंदर पर आंखों में सूनापन लिए। वो है लानवांग जी। लानवांग जी एकांत में बैठकर हाथ में एक टूटी हुई बांसुरी पकड़े हुए मन में कहता है, अब सब कुछ लौट आया है, महल, चेहरा, गौरव, पर वो नहीं लौटा जिसने मुझे ये सब दिया। विंग, तुम कहाँ हो? हर रात लानवांग जी उस कमरे में बैठता है जहां विंग ने अपनी आखिरी सांस ली थी। लानवांग जी दीपक के सामने बैठते हुए कहता है, विंग, तुम कहते थे ना कि रोशनी की उम्मीद अंधेरे में होती है। अब मैं उस उम्मीद में सांस ले रहा हूँ विंग। हर सुबह तुम्हारा नाम सूरज की तरह उगता है और तुम्हारे बिना ढलता है। हम दिखते हैं बरसों बीत गया है, लेकिन राजकुमार अभी सेम वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। समय अभी उसके लिए थमा हुआ है, परंतु अब वह श्राप से नहीं बल्कि अपने प्यार की प्रतीक्षा में। तभी हम देखते हैं लगभग 500 साल बाद वहीं कहीं दूर एक येलिंग गांव में, जहां दूर दूर तक बस एक खेत लहरा रहा है, वहीं एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, वह हंसता हंसता कहीं भाग रहा है, हाथ में एक लकड़ी की बांसुरी को लिए। उसके चेहरे पर एक चंचल सी मुस्कान है। तभी एक आदमी कहता है, अरे विभूषण, फिर से बांसुरी लेकर कहाँ भाग गए तुम? इधर आओ। तभी विभूषण हंसकर कहता है, काका, क्या करूं, ये हाथ अपने आप ही बजने लगते हैं। दिल में कुछ धुनें हैं जो बांसुरी को देख के थमते ही नहीं है। इतना कहकर विंग खिलखिलाने लगता है। सभी लोग उससे प्यार करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये आत्मा किसी शाप को प्रेम से मुक्त कर चुकी है। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं,
वीइंग से, उसके नेचर से। एक दिन की बात होती है, तभी लगभग एक हफ्ते बाद लानवांग जी एक बार यिलिंग गांव में घूमने के लिए आता है। अचानक से उसका मन करता है यिलिंग गांव घूमने का। तभी वो देखता है कि एक झील किनारे एक लड़का पीठ मोड़कर बैठा हुआ है और एक धुन बजा रहा है। यह धुन लानवांग जी ने काफ़ी वर्षों बाद सुनी है, ठीक वैसी ही जैसी उसने काफ़ी सालों पहले सुनी थी। यह सुनते ही वह वहीं रुक जाता है और लानवांग जी की सांसें भी रुक जाती है। और वो आवाज़, वो ताल वही थी, सेम वैसी ही जैसे कभी वीइंग बजाया करता था। तभी लानवांग जी धीरे से बदूद आता है, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। और ना चाहते हुए भी उसके कदम धीरे धीरे झील की ओर बढ़ते हैं और वह उसी लड़के के पीछे खड़ा हो जाता है। वह लड़का अपने पीछे किसी को आता देख पीछे मुड़ता है तो लानवांग जी देखता है वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, वही आत्मा और वही वीइंग। लानवांग जी कांपते हुए धीमी आवाज में कहता है, तुम कौन हो?" वीइंग हंसते हुए कहता है, मैं तो बस एक साधारण सा लड़का हूँ, परंतु मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर वीइंग कुछ याद करने लगता है और कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें अपने एक सपनों में देखा है। तुम सेम वही राजकुमार लगते हो जो एक बहुत ही पुराने महल में रहता है। लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूँ, पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगता है। और जब भी मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मेरी आँख भीग जाती है। यह सुनकर लालवांग जी खुद को नहीं रोक पाता और वो सीधा आता है और वीइंग को गले से लगा लेता है। और फिर लालवांग जी कहता है, वीइंग, तुम लौट आए। तुमने कहा था ना मैं रहूंगा हमेशा, और तुम सचमुच में लेट आए वीइंग। यह कहकर लालवांग जी रोता है। लालवांग जी के अचानक गले लगाने से वीइंग चौंक जाता है, मगर जैसे ही लालवांग जी से वह अलग होके उसकी आंखों में झांकता है तो उसके अंदर कुछ टूटता है और उसी पल उसे बीते हुए जीवन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे सब कुछ याद आ जाता है। तभी विभूषण घबराकर पीछे हटते हुए कहता है, वांग जी, मैं कौन हूँ? ये सब क्या है? ये चेहरा, ये महल, ये बलिदान, ये मैं और तुम, ये सब क्या है लालवांग जी? लालवांग जी रोते हुए कहता है, वींग, तुम मेरे हो, हमेशा मेरे और हमेशा ही मेरे रहोगे। फिर विंग अपने कांपते हुए हाथों से लालवांग जी को छूता है और फिर वो एक मुस्कान, वही पुरानी प्यारी जान देने वाली मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आती है। फिर विंग आंखों में आंसू लिए लालवांग जी से कहता है, मुझे माफ करना वांग जी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दिया था ना, पर देखो मैंने अपना वादा निभा लिया है। यह कह के वो लालवांग जी को गले से लगाता है। अब हम देखते हैं महल अब फिर से जीवित हो उठा है, इस बार सौंदर्य से नहीं बल्कि प्यार से। लालवांग जी और विंग एक बगीचे में बैठे हैं, बांसुरी और खामोशी के बीच। अब कोई शराब नहीं है, बस एक दूसरे का साथ है। तभी विंग कहता है, अब क्या करोगे वांग जी? अब तो मैं लौट आया हूं, क्या तुम मुझे फिर से रोज डांटोगे पहले की तरह? तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये फ्लैशबैक विंग के पिछले जन्म का है। जब वह लालवांग जी के साथ रहता था तब कभी भी वह लालवांग जी के लिए यदि कुछ भी करने लगता,
चाहे वो खाना बनाना हो या फिर घर साफ करना या फिर गार्डनिंग या फिर कुछ भी। लानवांग जी उसको हमेशा डांटता और कहता, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ, इतने सालों से मैं खुद ही करता आया हूँ। लेकिन फिर भी वीइंग लानवांग जी की न सुनता हुआ सभी काम खुद ही करता। और फिर लानवांग जी दूर से ये सब देख के एक स्माइल करता था। फ्लैशबैक यही एंड होता है। लानवांग जी धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, वीइंग अब हर दिन मैं तुम्हें देखूंगा ताकि कभी खो ना दूं। अब मेरी सांसें सिर्फ तुम्हारे नाम से चलेगी वीइंग। तभी वीइंग कहता है, ठीक है लांजा, चलो फिर एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं जहाँ कोई कर्ज ना हो, कोई बलिदान ना हो, सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हो, बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं। फिर वह एक दूसरे को देखने लगते हैं। लानवांग जी धीरे से वीइंग के करीब आता है और उसे एक किस करता है। और इसी इसके साथ हमारा ये फैन फिक्शन एंड होता है। और इसी के साथ मेरा ये फैन फिक्शन यहीं एंड होता है। मिलते हैं मेरे नए फैन फिक्शन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।